चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग ज़ोर शोर से लगे होंगे। बाकी जहाँ भी थोड़ी मोड़ी कमी रह रही होगी मेरे दोस्त, उसको पूरा करने मैं आपके सामने डेली, यही हमारे आने का टाइम होगा 9 बज के, हालांकि 9:30 ही अपना टाइम है, बट रेडी करने में 10 मिनट लेट हो जाता है। तो आप ये मान के चले कि मैं हार्डली 9:45 तक मैं आपके सामने आ जाया करूँगा। तो आप सभी लोग तैयार रहा करें। साथ ही साथ अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने दोस्तों में सेशन को ज़रूर आप शेयर करें। ठीक है, जितना आप लोग बेनिफिट लेंगे इस क्लास की, उतना ही क्लास कराने में हमें भी आनंद आएगी। चलिए, समय बहुत कीमती है, करते हैं क्लास स्टार्ट। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल, मेरे दोस्त ये 3p² + 4p है, तो इस एपी का एनवा पद क्या होगा? किसी भी एपी का एनवा पद क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। यानी एनवा पद फाइंड करने के लिए ए चाहिए और डी चाहिए। अब देखिए हम मेरे दोस्त कैसे ए और डी फाइंड कर लेते हैं। पी पदों का योगफल यानी एस पी, ये दिया हुआ है 3p² और प्लस में 4p। ठीक है, अब मेरे दोस्त मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं एक पदों का योगफल निकालूंगा, ठीक है, एक पद का योगफल 3 × 1 की स्क्वायर और +4 × 1 जो कि अपना 7 हो जाएगा। एक पदों के योगफल में क्या आएगा? तो एक पदों के योगफल में तो प्रथम पद ही तो सिर्फ रहेगा, तो यही हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। यानी इस वक्त ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ पर दो पदों का योगफल निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 की स्क्वायर और +4 × 2, तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 और 8 कितना? 20। ये 20 जो है ना मेरे दोस्त, दो पदों का योग है। अब दो पदों के योग में पहला पद भी होगा और दूसरा पद भी होगा, तो क्या करना चाहिए हमें? हमें दूसरा पद फाइंड करना चाहिए। दूसरा पद कैसे फाइंड होगा? तो दो पदों के योगफल में से अगर पहला पद को हटा दिया जाए तो ये आपका दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पद आपका डी हो गया है और पहला पद आपका, सॉरी, दूसरा पद 13 है और पहला पद आपका 7 है। आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना? तो 13 में से 7 हटाएंगे तो 6 हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है, बैठा लीजिए यहाँ पर। तो आपका पहला पद मेरे दोस्त कितने हैं? 7 प्लस n-1 इंटू डी। डी हमारे पास 6 है। सॉल्व करेंगे, ये 6n+1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सीरियस होकर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं सीरियस होके ही आपको पढ़ाता हूँ और आगे भी आपको सीरियस होके ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप कोई बच्चे तो हो नहीं, इंटरमीडिएट करके आने वाले बच्चे तो हो नहीं, आप सभी स्टैंडर्ड बच्चे हो। स्टैंडर्ड एक शिक्षक, अप्रॉक्स आप एक टीचर हो, बस मुहर लगने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने बीएड किया है, आपने एस्टेट पास किया है ना? आइए, चलिए दूसरे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अब मेरे दोस्त आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे माध्यिका मांग रहा है मीडियन। अब आप सोचिए कि मेरे दोस्त अगर हमें मीडियन फाइंड करना होगा तो हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? L + n/2 - c और बाई f और इंटू एच। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करना होगा। और अब देखो हम मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं। मेरे दोस्त ये ध्यान रखना कि मीडियन क्लास हमें जब भी फाइंड करनी होगी, सब लोग एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, मीडियन क्लास जब भी फाइंड करनी होगी तो सबसे पहले आप कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? तो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी ही पहली क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। अब आप मेरे दोस्त क्रॉस एडिशन पर ध्यान देना। क्रॉस एडिशन का मतलब ये हुआ, जैसे देखो होता क्या है कि दूसरे क्लास का कॉमुलेटिव निकालना है, तो दूसरे क्लास की कॉमुलेटिव में
दूसरे क्लास की भी फ्रीक्वेंसी रहेगी और इससे पहले जितनी क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो सब ऐड हो जाएगी, यानी 3 और 7 मेरे मित्र ये 10 हो जाएगा। इसलिए हम शॉर्टकट में करते हैं, कहते हैं पहले वाले को एज इट इज रहने दो, उसके बाद 3 और 7 10, 10 और 12 मेरे दोस्त 22, 22 और 6 28, 28 और 2 मित्र मेरे ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, तो अब तुरंत मेरे दोस्त हमें सिग्मा एफ फाइंड करना है। सिग्मा एफ बोले तो क्या, सिग्मा एफ बोले तो कैपिटल एन, और कैपिटल एन तो मेरे दोस्त सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब आप इसको n/2 करने चले जाएंगे तो ये 30/2 ये हमारा 15 हो जाएगा। जानते हो मैंने n/2 क्यों निकाला, क्योंकि यही n/2 हमें बताएगा कि मॉड क्लास इनमें से कौन है। तो देखो ना, क्या 15 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, कहीं पे नहीं है। तो अगर n/2 का मान संचयी बारंबारता में कहीं नहीं मिले तो इससे जस्ट बड़ा, तो 15 से जस्ट बड़ा कौन है 22, यानी यही वो क्लास है जिसे आप मॉड क्लास कह सकते हो। ठीक है, तो मॉड क्लास के का मेरे दोस्त लोअर लिमिट हमारा 8 हो गया। h कैसे होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, h हमारा 2 हो जाएगा, अपर माइनस लोअर। ठीक है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को f कहते हैं और मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को c कहते हैं। अब आप आराम से बैठा लो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 और प्लस n/2 का मान मेरे दोस्त 15 है और c हमारा 10 है, बाई f है 12 और इंटू h कितने हैं मेरे दोस्त 2 है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं 6 हो जाएगा, ये 48, 48 और 5 53, 53 और बटे 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो और कहीं दिक्कत कोई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, प्लीज सही डलवाएं। ओके मेरे दोस्त, मैं पूरी प्रयास करूंगा कि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सैटरडे संडे की क्या टाइमिंग होती है सेट की, तो मेरे दोस्त वो टाइमिंग अच्छा मैं अभी कोई यहाँ पर है नहीं, मॉर्निंग में टेस्ट चलता है, मैं बात करके आपको बता दूंगा। ठीक है ना, मैं देखता हूँ कितने बजे टाइमिंग रहती है। आइए चलिए मेरे दोस्त इसको देखते हैं, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए हमसे कह रहा है कि हम यदि हम 4 पुरुष 3 महिलाओं और 2 लड़कों वाले एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं और तो 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब आप तनिक सोचिए मेरे दोस्त, इतने सारे लोग है ना, इतने सारे लोग 4 पुरुष 3 महिला और 2 लड़के, इनमें से अगर हम 3 व्यक्ति का चयन करें और उस 3 व्यक्ति में 2 पुरुष हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आप ही सोचिए ना, अगर आप 3 व्यक्ति का चयन किए हैं और उसमें 2 पुरुष होना चाहिए, तो पुरुष टोटल है कितना 4, तो 2 पुरुष अगर होगा चुनेंगे तो 2 पुरुष चुनाएगा, तो मेरे दोस्त टोटल 4 पुरुष है, इसी में से तो कोई 2 चुनाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब हम आपसे पूछते हैं, आपने 3 व्यक्ति को चुना था, बिल्कुल, उसमें आपको 2 पुरुष चाहिए था, बिल्कुल। तो देखिए ना मेरे दोस्त, पुरुष तो आपने 2 चुन लिया, अभी एक व्यक्ति का और चयन होना है, तो 3 व्यक्ति जो चुने गए उसमें 2 अगर पुरुष है तो तीसरा कौन होगा, तो तीसरा महिला और बच्चे में से कोई भी हो सकता है। तो महिला 3 बच्चे 2, यानी कि 5 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे 2 पुरुष को चुनना था और के लिए गुना एक महिला और लड़के में से कोई भी हो सकता है। तो हमने 3 लोगों को चुन लिया है, तो 3 लोगों को चुन लिया, अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों का सिलेक्शन किया किस में से गया है, तो 4 3 7 2 9, 9 लोगों में से 3 का सिलेक्शन किया गया है। आइए यही हमारा प्रोबेबिलिटी है। 4C2 को सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12 का आधा 6 हो जाएगा, ये हमारा 5 है। 9C3 को सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 और बाई 3 2 और 1। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करना तो जानते ही होंगे। ओके, अब ये देखिए दोस्त, अगर कोई सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो वो भी देख लीजिए। 9C3 है, अगर यहाँ पर 3 है ना, तो 9 को एक एक घटते हुए 3 बार लिखना है और इस 3 को बिल्कुल मेरे दोस्त 1 तक ले जाना है। ठीक है, बाकी ये सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि मेरे दोस्त क्या हो सकता है, 3 3 तिहाई हमारा 9 हो जाएगा और 3 से मेरे दोस्त 2 बार में कटेंगे। ठीक है, और मैं देख पा रहा हूँ ऊपर में हमारा 2 गुना क्या, 2 गुना हमारा 5 रह रहा है और नीचे मेरे दोस्त 8 गुना 7 रह रहा है।
और नीचे एक 2 है, वो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप यहीं से देख लो ना मेरे भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 5/14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, नो कंफ्यूजन नो टेंशन। ठीक है, चलिए चलते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ मेरे दोस्त, आज भी 2 सेट होना है, सेट नंबर 28 और सेट नंबर 29 होगा। ठीक है, बढ़ो, अब इसको देखते हैं। आइए मेरे दोस्त, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा, कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो कि गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। उस गाड़ी को 4 मिनट तक वो व्यक्ति देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। यानी कि हमें एक चीज पता चला कि वो जो आदमी है वो गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, और अगर समय में बात करें तो 4 मिनट तक देख सकता है। ठीक है, तो बताइए गाड़ी की चाल क्या होगी। सबसे पहले मेरे दोस्त आप हमें ये बताइए, यहाँ देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, कोई गाड़ी थी, ठीक, और एक आदमी है। ये आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। एक गाड़ी सबसे पहले क्या किया, इस आदमी को पार किया। ठीक, इस आदमी को पार किया, और इस आदमी को पार करने के बाद, ठीक है, कितना, तो मेरे मित्र यहाँ देखना एकदम अच्छे से, एक गाड़ी है जो इस आदमी को पार किया, उसके बाद ये आदमी उस गाड़ी को देखता रहा, और कितना दूरी तक देख सकता है, 100 मीटर की दूरी तक। ठीक है, या समय में बात करें तो 4 मिनट तक मेरे दोस्त ये उसको देख सकता है। हमें कहा गाड़ी की चाल क्या होगी, तो गाड़ी की चाल हम x किलोमीटर पर आवर मान लिए। ठीक है, आप हमें ये बताइए कि चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। जब दो चाल एक ही दिशा में जाएगा तो घटकर काम करेगा। अब गाड़ी की चाल व्यक्ति से ज़्यादा होगा, तभी तो इसको गाड़ी पार भी किया और आगे भी चला गया। हाँ, तो दो चाल एक ही दिशा में जाएगा तो घट के काम करेगा, यानी x माइनस वाई इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा। ठीक है, दूरी कितना है, 100 मीटर, और समय कितने हैं, 4 मिनट। मैं तो बस ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप इस मिनट को सेकंड में बदल लीजिए। अब ये मीटर पर सेकंड में बदल गया है, 18/5 से गुना कर लीजिए ताकि ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाए। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पर ये क्या है, x और माइनस में 3 है, यहाँ पर ये 3 रहेगा। अरे गाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल, तो x माइनस 3 और बराबर, यहाँ हम अगर देखने चले जाएं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा कि 20 पंचे 100 और 20 या 60। ठीक है, अब यहाँ देखें, 3 से मेरे दोस्त ये हमारा कट जाएगा 6 बार में, और बाकी 5 से 5 कट गया, 6/4 यानी 3/2 यानी 1.5। तब तो x का मान हमारा होगा 4.5। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर गाड़ी की चाल कितनी हो गई, 4.5 किलोमीटर पर आवर। आप में से बहुत सारे भाई ने किया होगा, सर ये बुक तैयारी 4 TGT के लिए है क्या। मेरे दोस्त बिल्कुल ये 3.0 और 4.0 दोनों के लिए यूजफुल है आपके लिए। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल एकदम लाइक क्विक का बटन प्रेस करते हुए और मेरे दोस्त क्लास को कंटिन्यू करिए, और आगे आप इसे फॉरवर्ड भी करिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका जितना प्यार रहेगा, जितना आपकी सपोर्ट रहेगी, हम लोग उतना ही आपके लिए जान लगाएंगे। आइए देखिए, तो 3 पॉइंट हमारे पास है और तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर है। बताइए के का मान क्या होगा। मुझे लगता है कि कॉलिनियर वगैरह का जो क्वेश्चन है ना, वो आपने इतनी बार बना लिया है कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो मेरे दोस्त कॉलिनियर होने की स्थिति में आप तो जानते हैं क्या, कि स्लोप ऑफ, ध्यान देना, ये स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, तो ए बी का स्लोप जो है वो स्लोप ऑफ बी सी के बराबर कर लो। हालांकि ये बराबर तो ए सी के भी होगा, लेकिन स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी को बराबर कर लो। ए बी का स्लोप निकालोगे तो भी सी का निकलेगा, बी सी का स्लोप निकालोगे तो भी सी का निकलेगा, है ना। और 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 और बाई x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो y2 हमारा कितना है मेरे दोस्त, 1,
और y1 कितना है -2, तो हो जाएगा माइनस माइनस +2। x2 हमारा 5 है और माइनस x1 कितना है 7 बराबर स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 3 माइनस 5। अब यहाँ से देख लो ये हम -2 गुने 3 -6 हो जाएगा, -2 गुने के ये -2 के हो जाएगा और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आप यहाँ देखिए ये 2k और बराबर में 8 हो जाएगा। k का मान कितने आ जाएंगे 4। तो आपने यहाँ k का मान 4 फाइंड कर लिया होगा और कहीं से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए शिखा प्रिया जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, निधि कुमारी का भी बिल्कुल राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। तो हमें मेरे दोस्त ये तो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या π/2 यानी कि 90। तो बताओ सर क्या होगा इसका मान। आइए ना मेरे दोस्त, अगर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 है, यदि मेरे दोस्त कोई कंडीशन नहीं है तो मैं 30 भी तो कह ही सकता हूँ। आप कहोगे हाँ बिल्कुल कह सकते हो। तो लीजिए ना 10 30 1/√3, 10 30 1/√3, फिर 10 30 1/√3, 10 30 1/√3, यहाँ भी हो जाएगा 10 30 1/√3 और 10 30 1/√3। अब देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त क्या होगा 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही काम कर लोगे। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हो गया ये आपका। ठीक है मेरे दोस्त, आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष हो तो 30 माह के बाद मिश्रधन क्या होगा। मेरे दोस्त थोड़ा सा समझना, देखो यहाँ पे 10%, 10% का हमारा क्या है रेट है। 10% की रेट का मतलब 1/10 जानते हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना मेरे दोस्त, 10% की रेट तो प्रति वर्ष है ना, लेकिन मेरे पास टाइम तो 30 महीने का है। अगर 30 महीने का टाइम है तब तो 12 महीना, 12 महीना और मेरे मित्र 6 महीना। ठीक है, 12 12 और 6, तो 12 12 और 6 की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा 2 साल पूरा पूरा होगा, तीसरा साल आधा हो जाएगा। तो पहला साल पूरा पूरा है तो 10% का रेट काम करेगा, दूसरा साल में भी 10 का रेट काम करेगा और तीसरा साल में आधा साल है तो रेट भी आधा हो जाएगा, यानी 5% का काम करेगा। ठीक है, अब 10% की रेट से कोई प्रिंसिपल, ठीक है, 1/10 से बढ़ेगा, 1/10 से बढ़ेगा और ये मेरे दोस्त 1/20 से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लगाऊंगा तो फर्स्ट ईयर क्या होगा 1/10 से बढ़ेगा, यानी 10 प्रिंसिपल 1 से बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा और दूसरा 1/10 से ये भी बढ़ेगा तो 10 प्रिंसिपल 1 से बढ़ जाएगा तो मेरे दोस्त 11 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे संयोजन क्या है 5% की, यानी 20 से 1 बढ़कर क्या हो जाएगा 21। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई करोगे आपका 2000 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करोगे ये 2541 हो जाएगा। ये जो आपको 2000 दिख रहा है ना प्रिंसिपल, एक्चुअल में क्वेश्चन में भी 2000 ही दिया हुआ है। तो जब 2000 का मान 2000 यानी प्रिंसिपल जब सेम है तो अमाउंट भी सेम होगा, यानी 2541 ही अमाउंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। प्लेटफॉर्म कोचिंग में मिले थे। चलिए पुरुषोत्तम राज कह रहे हैं कि हम आपसे परसों प्लेटफॉर्म कोचिंग में मिले थे। बहुत अच्छी बात है मेरे साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलने आते हैं और मिलकर जब जा, ठीक है, प्यार जो आप लोग का रहता है वो काबिले तारीफ रहती है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो आप लोग स्नेह हम लोगों के लिए बरसाते हैं, जो मोहब्बत जो प्यार आप लोग हम लोग के लिए बरसाते हैं, उसके तो हम लोग मेरे दोस्त कुछ भी कर दें आपके लिए वो कम रह जाता है ना। आइए देखिए, ये मेरे दोस्त आप देख रहे हैं बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए 6 to 8 और 9 10th मैथ एंड साइंस का जो कॉम्बो बैच है 1499 की, इसमें मेरे दोस्त मैथ है, साइंस है,
साथ ही साथ आपका जीएस पार्ट भी है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसको देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है। अब हम इसे देख रहे हैं कि एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार शीर्ष का कोण उसी समतल के एक स्थान पर 45 डिग्री का कोण बना रही है। अगर उस स्थान से मीनार की ओर 25 मीटर चल के आते हैं तो एंगल 60 डिग्री हो जाती है। मीनार की ऊंचाई कितना होगा? अब थोड़ा सा मेरे दोस्त समझो, यह है आपका मीनार। ठीक है मेरे दोस्त, यह है आपका मीनार। ओके, और एक काम करते हैं, मीनार थोड़ा और इधर बनाते हैं। ये रहा अपना मीनार। ओके, मीनार की जड़ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है जहां से मीनार के शीर्ष का जो एंगल है वो मेरे दोस्त कितना, तो आप देख रहे हैं 45। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब इस पॉइंट से मीनार की ओर चलकर जब हम 25 मीटर आते हैं तो हमें एक नया पॉइंट मिलता है, जिस पॉइंट पर मीनार के शीर्ष का जो एंगल है वो मेरे दोस्त 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आप घबराने की कोई बात नहीं है। आइए आराम से काम करते हैं और मीनार की हाइट देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, जब भी 45-60 या 30-45 का मामला हो तो 45 को पहले छेड़ना ही नहीं है, पहले 30-60 को छेड़ना है। 60 के लिए लंब कितने हैं? तो ये आपका √3, आधार कितने? 1। और मेरे दोस्त 45 तो कहता है जितना बड़ा लंब है बस उतना ही बड़ा हमारा आधार होगा, यानी मेरे दोस्त हमारा √3 होगा। लंब √3 तो आधार भी √3। अब आप बताइए, ये √3 है जिसमें ये 1 है तो ये क्या हो जाएंगे? √3 - 1 हो जाएंगे। अब इसी √3 - 1 का मान 25 है, तो लीजिए ना, √3 - 1 का मान अगर हमारा 25 है तो एक रेशियो का मान होगा 25 और बटे √3 - 1। हमें चाहिए हाइट, हाइट हमारा √3 रेशियो है तो √3 रेशियो का मान निकाल लीजिए। हो जाएगा 25 और बाई √3 - 1 और इंटू √3। ठीक है मेरे दोस्त, आपको रेशनलाइजेशन करना होगा। अगर आप रेशनलाइज करते हैं तो √3 नीचे में -1 है, √3 + 1 से गुना और √3 + 1 से भाग दे देते हैं। क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 25 हो जाएगा, √3 × √3 3 और √3 × 1 ये हमारा √3 हो जाएगा। और टोटल डिवाइड बाई a - b × a + b, a² - b² 2 हो जाएगा। यानी कि 25/2 इस सेशन का 25/2 और 3 + √3 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फास्ट रिवीजन बैच क्यों जरूरी है? मैं ऐसा तो नहीं कहा। फास्ट रिवीजन बैच, अब होता क्या है मेरे दोस्त कि जैसे 3.0 की तैयारी करा रहे थे, अचानक से बिहार सरकार ने कहा कि अब इतना जल्दी हम पेपर लेंगे, तो किसी तरह लड़का सारा वीडियो देख करके अपनी तैयारी कर लिया। ठीक है, लेकिन जब डेट आगे बढ़ा दिया तो अब उसे क्या है ना कि उतना सारा वीडियो देख पाना तुरंत में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या किया गया, फास्ट रिवीजन कोर्स लाया गया बच्चे के कहने पर कि जो जिस चैप्टर का वहाँ पे 50-50 वीडियो अवेलेबल है, 40-40 वीडियो अवेलेबल है, उसको 8 से 10 क्लास में कैसे निपटा दिया जाए और मेरे दोस्त पूरा पूरा फास्ट में रिवीजन करा दिया जाए। ठीक है, इसीलिए फास्ट रिवीजन आया था। ठीक है, बाकी किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। जो आदमी जितना मेरे दोस्त इच्छा है, जिस हिसाब से जैसा जिसको ज़रूरत है उस हिसाब से काम करेंगे। कोई बात नहीं पवन साहनी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको देखो, ये क्या है मेरे दोस्त? ये हमारा है लॉटरी की 10 टिकट। लॉटरी की 10 टिकटों में इनाम है। एक व्यक्ति ने लॉटरी की सभी 1000 टिकट खरीद ली है। केवल एक टिकट खोलकर उसमें इनाम प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अब देखो हुआ क्या है कि एक बहुत बड़ा सा डब्बा है, उसमें 1000 टिकट को डाल दिया गया और मिला दिया गया। ठीक है, लेकिन उस 1000 टिकट में केवल 10 ही टिकट ऐसे हैं जिनमें लॉटरी लगना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त टोटल 1000 टिकट में केवल 10 टिकट ऐसा है जो लॉटरी वाली है।
यानी वो 10 जिसके हाथ में जाएगा, 10 में से कोई भी, उसकी लॉटरी लगेगी। ओके, और बाकी बिना लॉटरी का है, बस ऐसे ही मिलाया हुआ है। एक व्यक्ति की ऐसी पागलपन चढ़ी, उसने कहा बेटा मुझे तो लॉटरी लगना ही लगाना है, तो क्या करें, सभी 1000 लॉटरी का वो खरीद लिया टिकट। अब मेरे दोस्त सभी 1000 लॉटरी का टिकट वो खरीद लिया है, जिनमें ये 10 टिकट भी है जिनमें लॉटरी है, तो फिक्स है कि उसको लॉटरी लगेगा लगेगा, है ना। कह रहा क्या कि सर उस 1000 में से वो एक को खोलता है और उसको लॉटरी लग जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कहोगे वो कैसे। इसलिए मेरे दोस्त कि मैं अगर एक टिकट निकाला और खोला और मुझे लॉटरी लग गई, इसका मतलब वो टिकट किस में से होगा, तो वो टिकट इसी 10 में से कोई एक होगा जिनमें लॉटरी लगना है। एक टिकट निकाली और मुझे लॉटरी लग गया, तो मेरा टिकट इन्हीं 10 टिकट में से कोई एक होगा। लेकिन मैंने निकाला किस में से था, 1000 में से। निकाला किस में से था, 1000 में से, ठीक है। तो 10/1000 यानी हमारा रिजल्ट होगा 1/100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/100। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आए बढ़े, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो इसको, ये कैसा है मेरे दोस्त, ये कहता है कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि हमारा 44 मीटर है। इस तंबू को बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत होगी। अब देखो हमारे पास एक कोनिकल, मेरे दोस्त ये हमारे पास एक शंक्वाकार तंबू है, और इस शंक्वाकार तंबू के बेस बेस का पेरीमीटर, तो आप तनिक सोचिए क्या सोचना है। तो मेरे दोस्त इसके बेस में एक सर्कल, और सर्कल का यह है रेडियस, ठीक है। तो मैं कहता हूं आधार की परिधि क्या होगी, तो शंकु के आधार में वृत्त है, और वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr, यही दिया है 44। तब तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा जी, r का मान 7 आ जाएगा। साथ ही साथ मेरे दोस्त इसकी जो हाइट है वो हमें 10 दिया हुआ है। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि जब आप कैनवास का एरिया लेंगे तो कैनवास तो लेटरल सरफेस पर होता है, उसके लिए आपको एल फाइंड करना होगा। अब एल फाइंड करेंगे कैसे, तो मेरे दोस्त ये एक समकोण त्रिभुज है, लंब दिया है आधार दिया है, तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, और आधार स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, यानी एल बराबर हमारा हो जाएगा 149। तो रूट के अंदर 149 ये मेरा एल निकला है। लेकिन मुझे चाहिए कैनवास का एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। तो मेरे दोस्त पाई आपका 22/7 है, आर आपका तो 7 है, लेकिन एल एल आपका 149 है। 7 से 7 चला गया है, 22 और रूट 149, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। गुरुदेव एकदम कूल रहिए, कूल, अरे तो हम कूलन हैं, हम तो कुल है ये हैं, बस आप लगातार काम तो करो। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से काम करोगे, मैं बिल्कुल कूल हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये क्या है, ये हमसे कह रहा है कि सर दो रेखा 5x + 7y = 35, 4x + 3y = 12 और x अक्ष से बने त्रिभुज का एरिया क्या होगा। अब देखो दोस्त, किसी भी त्रिभुज को, किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखो ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तीन भुजा से तो त्रिभुज बनेगा। अब इसको क्वाड्रेंट एक्सिस पर हम दिखाएंगे कैसे, इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन को x/a और +y/b और बराबर 1 इस फॉर्म में आपको लाना होगा। तो इस फॉर्म में हम लाएंगे कैसे, तो मेरे दोस्त इसके लिए आप यहाँ पर 35 से डिवाइड कर दो, ताकि बराबर में 1 बन जाएगा। तो ये हमारा x/7, ठीक है, x/7, y/ हमारा 5 और बराबर कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 1। ठीक है दोस्त, ओके। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना सब लोगों को, फिर दोस्त 12 से डिवाइड करना होगा। तो ये हमारे पास x/3 हो जाएगा, y/4 हो जाएगा और बराबर कितने 1, x/3 y/4 बराबर 1। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्त इसे क्वाड्रेंट एक्सिस पर जल्दी से दिखाते हैं और जल्दी से काम करते हैं। देखिए हमें क्या क्या रहा है,
ये कहा x को 3 पर, y को 4 पर, x को 3 पर और मित्र मेरे y को 4 पर, यानी हमारा लाइन ना बिल्कुल इस तरीके से गुजरेगा। ठीक, ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है x को 7 पर, y को 5 पर। ठीक है, तो लीजिए x को 7 पर, मेरे मित्र ये इस तरीके से x को 7 पर, ठीक, और y को 5 पर, तो 5 तो मेरे दोस्त यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा। ओके, क्योंकि y को हमें 5 पे रखना है। ठीक है भाई, y को 5 पे रखना है। चलो, तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो हमारा ऐसे गुजरेगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक, अब ये हमारा ऐसे गुजर रहा है, एकदम ध्यान से देखना, ऐसे गुजर गया। ठीक है, तो अब आप कहने लगोगे कि सर त्रिभुज तो बनी नहीं। बन जाएगी, घबराने की क्या बात है। इसको थोड़ा पीछे कर लो, इसको थोड़ा पीछे करोगे और इसको मेरे दोस्त थोड़ा आगे करोगे, यहाँ के टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वहाँ टकरा गया। साथ ही साथ तीसरा लाइन हमारा क्या है, तीसरा हमारा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो ये देखो हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच जो ट्रेंगल बना है वो यही ट्रेंगल है। इसी ट्रेंगल का हमें एरिया चाहिए। अब देखिए पूरा ये हमारा है 7। अब सोचने वाली बात है, अगर ये पूरा 7 जिसमें ये 3, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, तो बेस तो हमारा 4 हो गया। अब हमें हाइट चाहिए, तो हाइट कहाँ से आएगा, तो यहाँ से मेरे दोस्त हमें लंब डालना होगा एक्स अक्ष पर, और यही हमारा हाइट हो जाएगा। ये हमारा हाइट होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा हाइट होगा, तो हाइट हम लाएंगे कहाँ से, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये दोनों ही लाइन का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। और यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी एक्स वाई में जो y होगा ना, वही हमारा हाइट बनेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे का जो डिस्टेंस होता है उसे हम y कोऑर्डिनेट से दिखाते हैं, तो यहाँ का जो y है वही मेरा हाइट बनेगा। तो मेरे दोस्त जल्दी से हमें दोनों समीकरण को सॉल्व करके y निकालना होगा। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम y निकालेंगे कैसे, ले आइए जल्दी से। 5x प्लस 7y बराबर 35, उनको लेके आएंगे। 4x प्लस 3y और बराबर मेरे दोस्त 12। हमें y का मान चाहिए तो x को काटना होगा, तो 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 बनाने के लिए 4 से गुना, 20 बनाने के लिए 5 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से करना होगा, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से करना होगा। अब आप मेरे दोस्त जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से आप सॉल्व करेंगे ना, ये 20x से 20x हमारा चला गया। यहाँ देखिए 28y में अगर 15y चला घट गया, तो मेरे दोस्त 28 में 15 अगर जाएगा तो ये हमारा 13y बचेगा, और बराबर यहाँ हम देखेंगे 140 में 60 अगर चला गया तो 80, यानी कि y बराबर हमारा 80 बटे आ जाएगा 13। तो लीजिए y बराबर हमारा आ गया है मेरे दोस्त 80 और बटे 13, यही मेरा हाइट का काम करेगा। तो लीजिए 1/2, इस त्रिभुज का एरिया तो बेस कितना हमारा 4 हो जाएगा और हाइट हमारा 80/13 हो जाएगा। यानी सच पूछें तो ये हमारा 160/13 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 160/13 हो जाएगा। इतना देर में एक क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये ग्रुप डी का एग्जामिनेशन नहीं है, ये बीपीएससी टीचर का पेपर है, और जो क्वेश्चन जितना सम्मान देने लायक होता है उसे उतना सम्मान देना ही पड़ता है। ठीक है, बाकी उछलने और कूदने से रिजल्ट हो जाता तो कितना लोग उछल कूद लेता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झमकाने से थोड़े ना होगा, झमकाने से काम होता है। तुमको लगता है झमकाने से होता है तो झमकाओ जाके। देखो, दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दें तो भागफल 40 आता है। देखो मेरे दोस्त, हमारे पास दो संख्या है दोस्त, दो संख्या, ठीक, दो संख्या। हमें कहा कि अगर पहली संख्या को 2 से भाग देते हैं ना तो भागफल हमें 60 मिलता है, यानी पहली संख्या हमारा हो गया 120। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और इनटू मेरे दोस्त हमारा एचसीएफ। जो कटने वाला है कट कर दो 2 से, और ये मेरे दोस्त 210, यानी कि दूसरी संख्या हमारा 210 हो गया। तो आइए, ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें ये कह रहा है कि सर
30%, 10% और 5% के 3 लगातार डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट क्या होगा? तो डिस्काउंट एमआरपी पर दी जाती है और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली बेच दिया जाता है। ठीक है, अब देखो 30% की अगर छूट है तो 30% की छूट का मतलब 3/10 की छूट, 10% की छूट का मतलब 1/10 की छूट, और 5% की छूट का मतलब 1/20 की छूट। 3/10 की छूट का मतलब ये हुआ 10 से 3 छूट देंगे तो 7 में बेचेंगे। 1/10 की छूट का मतलब 10 एमआरपी, 1 की छूट देंगे तो 9 में बेचेंगे। 1/20 की छूट का मतलब 20 एमआरपी, 1 की छूट देंगे तो 19 में बेचेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त ये तो हमारा यहाँ पर 2000 हो जाएगा, और बाकी रही बात इधर की, तो देखो 19 नमे 171, 7 से गुना करना है, 7, 17 सते 119। ठीक है, आपने मेरे दोस्त क्या किया है, 3 लगातार डिस्काउंट देने के बाद 2000 की चीज आपने इतना में बेचा। तो देखो फाइनल छूट कितने की हो गया? फाइनल छूट अगर हम देखने जाएंगे तो मेरे दोस्त ये हमारा हो क्या जाएगा, 1/10, 3/10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ 10 में से सॉरी 9 में 7 गया तो मेरे दोस्त 9 में से 9 गया तो 0 हो जाएगा, और ये 19, और 19 में 11 गया तो 8 हो जाएगा। 803 की छूट हुई है किस पर? 2000 पर, और इनटू मेरे दोस्त क्या होगा, 100। 20 से 20 तो हमारा चला ही गया। ठीक है, अब देखते हैं, 20 चौको 80, ठीक, लगना नहीं है तब तो ये 40 हो जाएगा। ओके, अब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, 3 बचेगा, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्त चलते हैं, पेड बैच कौन ले लें। देखो अगर 4.0 का आपको बैच लेना है, अगर मैथ के लिए आपको लेना है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ मैथ के लिए अगर लेना है तो आप कुरुक्षेत्र 4.0 ले लेना। बाकी वहाँ पे और भी सारे बैच अवेलेबल हैं। अगर मैथ साइंस दोनों लेना है तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए, 4.0 वाले फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, सारे चीज़ आपका आ रहा है। ठीक है, आओ मेरे दोस्त देखते हैं। अब देखो ये क्या है, 27/25 का दशमलव प्रसार डैश के बाद शांत होगा, कितने अंकों के बाद शांत होगा? तो मेरे दोस्त आप ये ध्यान रखना, जैसे नंबर और बाई 2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब 2 और 5 दोनों ही अवेलेबल हो तो हमें ये देखना है कि m और n में बड़ा कौन है। ठीक है, m तथा n में, ये ध्यान रखना, m तथा n में जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उतना डिजिट, उतना डिजिट आगे जाकर दशमलव होगा। यानी कि उतना डिजिट दशमलव के आगे जाकर, दशमलव के आगे जाकर शांत होगा। एक क्वेश्चन दे देते हैं, 17 की पावर 17/2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, अगर कोई पूछ दे कि दशमलव के कितने अंकों के बाद शांत होगा, तो 2 और 5 की पावर 4 और 2 है, तो 2 की पावर ज़्यादा है या 5 की पावर? 2 की पावर ज़्यादा है, और कितना कितना है मेरे दोस्त, 4 है। ज़्यादा पावर है और कितना है, 4 है। तो याद रखना 4 अंक के बाद दशमलव, है ना, दशमलव के 4 अंक बाद शांत होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे दोस्त हम ये देख रहे हैं कि 27 और बटे में 25 है, यहाँ 2 तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त 5 ही है। कोई बात नहीं, 5 की 2 पावर है ना, यानी दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा। दशमलव के 2 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा। चलो मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हम्म हम्म अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? ये हमारे पास कहता है कि एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है। तो पहिया कोण के 55 रेडियन की घूर्णन में कितना समय लेगा? 55 रेडियन की घूर्णन में कितना समय लेगा? सबसे पहले तो मेरे दोस्त मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 1 सेकंड की घूर्णन में आपको ये देखना होगा, 1 सेकंड। ठीक है, आप सीधे सीधे रेडियन निकाल लो, रेडियन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकंड की घूर्णन 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है? 3.5 बार। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक्सिस पर एक राउंड घूमने का मतलब क्या? 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री का एंगल। ठीक है भाई, तो आपको ये पता होगा कि सर 180 बराबर पाई रेडियन होता है, तो 360 डिग्री बराबर क्या होगा? 2 पाई रेडियन हो जाएगा, है ना भाई? यानी अब, और मैंने 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन क्यों लिया? क्योंकि जब एक एक्सिस पर चारों तरफ घूमेंगे ना, एक चक्कर घूम लेंगे तो 360 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, है ना? यानी एक बार घूमेगा तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। तो घूम तो गया है वो 3.5 बार, तो 3.5 बार वो घूमा है। एक बार घूमेगा तो 2 पाई रेडियन, इतना एंगल बनेगा। 3.5 बार घूमेगा तो कितना रेडियन का एंगल बनेगा? तो मेरे दोस्त ये 35 और बटे में 10, और यहाँ 2 × 22/7, आप देख लीजिए, 22 22 रेडियन का एंगल बनेगा कितने देर में? तो मेरे मित्र 1 सेकेंड में। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या कहा? 55 रेडियन का एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो हम वेरी सिंपल यही कहेंगे कि जब 22 रेडियन बनाने में 1 सेकेंड लगता है, तो 55 रेडियन बनाने में कितना समय लगेगा? सिंपल। ए भाई, 22 रेडियन बनाने में अगर 1 सेकेंड लगता है, तो 55 रेडियन का एंगल बनाने में कितना सेकेंड लगेगा? 1/22 और इंटू मेरे दोस्त 55। फाइनली हमारा होगा 2.5 सेकेंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी, और कहीं से आपको दिक्कत होगा भी नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त? ये हमसे कह रहा है कि सर 20 साल पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, अब उनके परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, औसत आयु 34 वर्ष है। तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? मैं आपसे यही कहता हूं, वाइफ और हस्बैंड। ठीक है, वाइफ और हस्बैंड जिनका औसत था 23, तो योगफल हो जाएगा 46। लेकिन मेरे दोस्त ये जो योगफल 46 थी, वो कब? 20 साल पहले। अगर वर्तमान में आएंगे तो 20 साल वाइफ भी बढ़ेगा और 20 साल हस्बैंड भी। तब तो मेरे दोस्त अगर हम वाइफ और हस्बैंड की बात कर लें, तो ये 46 और 40 86 हो जाएंगे। तो ये कब की? तो मेरे दोस्त ये वर्तमान में वाइफ और हस्बैंड कितने के? 86 के हो जाएंगे। एक और इंफॉर्मेशन दिया है, अब यानी प्रेजेंट में, परिवार में जिसमें पति पत्नी और एक मेरे दोस्त उसका बच्चा भी शामिल है, अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो एवरेज 34 हो जाएगा। यानी वाइफ हस्बैंड, ठीक है भाई, वाइफ है और हस्बैंड है, वाइफ हस्बैंड के साथ अगर उसका एक बेटा इंक्लूड हो जाता है, तो एवरेज कितना? 34। 3 लोगों का एवरेज 34, तो योगफल हो जाएगा 102 साल। तो 102 साल वर्तमान में योगफल है, और वर्तमान में योगफल 86। प्रेजेंट में वाइफ हस्बैंड मिलके 86 और तीनों मिलके 102। इसका मतलब उसका बच्चा कितने साल का है? तो मेरे दोस्त इसमें से इसको हटाओगे, 16 साल, पता चल जाएगा उसका बच्चा कितने साल का है? 16 साल का है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आओ मेरे दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ध्यान से देखते रहिए। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा?
एक त्रिभुज का कोण 3π/10। मेरे दोस्त 3 और पाई का मतलब 180 डिग्री और बाई में 10 यानी कि 54 डिग्री हो गया है। ठीक है, एक दूसरा एंगल है वो 66 डिग्री का एंगल है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 120 डिग्री का एंगल होगा। अरे त्रिभुज के 3 कोण में 2 कोण मिलके 120 है, तो तीसरा कोण कितना बच गया? 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आओ मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर कितना? ये हमारा हो जाएगा 19। अब मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर लेता हूं। आप लोग को मजा नहीं आ रहा है क्या मेरे दोस्त? राकेश, सौरभ, रोयल, डीके एजुकेशन कंसेप्ट, है ना, आजाद हुसैन, क्या आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा मेरा पढ़ाया हुआ? क्या आपको मेरे दोस्त आपको वो वाली क्या बोलते हैं, डबल मीनिंग बात सुनना है क्या? क्या आप अनाप शनाप सुनना चाहते हो? क्या आप लड़का लड़की की बात सुनना चाहते हो? है ना, क्या आप ऐसी कुछ बातें सुनना चाहते हो जिसमें आपको मजा आए? है ना, मैं समझता हूँ ये आप जो जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो ये बीपीएससी टीचर का प्रिपरेशन है। और यहाँ पर एक आइडियल मेमोरी वाले ही इसकी प्रिपरेशन करते हैं। यानी कि आप सभी लोग मैच्योर्ड हैं और आपको मेरे दोस्त शायराना अंदाज, आपको अनाप शनाप की बातें, उलूल झुलूल की बातें, मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सब चीज़ सुनना पसंद होना चाहिए। क्योंकि आपके पास कंटेंट रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर कहीं कुछ नहीं होना है। ठीक है, आइए चलते हैं मेरे दोस्त, काम करते हैं। देखिए ये क्या है, एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदा है। प्रत्येक 20 किलो चावल की खरीद पर 1 किलो चावल उसको फ्री मिलता है। चावल को बाजार मूल्य पर अगर वो बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरे दोस्त हम एक काम करते हैं, एमआरपी मान लेते हैं 100 रुपये पर केजी। ठीक है, 100 रुपये पर केजी। ओके, अगर मेरे दोस्त उसे 20% का डिस्काउंट अगर मिलता है, इसका मतलब है उसके लिए सीपी क्या काम कर रहा है? इसका मतलब उसके लिए सीपी जो है ना वो 80 रुपये केजी काम कर रहा है। ठीक है, और मेरे दोस्त 80 रुपये यानी डिस्काउंट के बाद उसने 80 केजी खरीदा है। तो डिस्काउंट के बाद मेरे दोस्त क्या हो गया, 80 रुपये पर केजी पड़ा है और उसने 80 केजी खरीदा है। तब तो 6400 रुपये, ये तो उसकी सीपी पर गई। आप कहोगे हाँ सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसको टोटल वेट मिला क्या है? तो मेरे दोस्त अगर हम टोटल वेट देखने चले जाएं तो आप ही सोचिए, 80 केजी तो 80 केजी का तो वो पैसा ही दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसे और उसे कुछ रिलैक्सेशन भी मिला है। रिलैक्सेशन का मतलब है प्रत्येक 20 किलो खरीदने पर 1 किलो फ्री। तो जब 20 किलो खरीदने पर 1 किलो फ्री मिल रहा है तो 80 केजी में 20-20 का तो 4 इंटरवल है। 20-20 का तो 4 मेरे दोस्त थैला बनेगा। यानी कि 20-20 किलो के 4 इंटरवल आए, यानी 4 बार 1-1 केजी इसको फ्री मिलेगा। तो कहने का मतलब 4 केजी इसको फ्री मिलेगा, यानी टोटल इसको 84 केजी मेरे दोस्त मिल रहा है। ठीक है, तो ये मिल जरूर ही फ्री में रहा है 4 केजी ऊपर से, लेकिन जब ये बेच रहा है तो सबका पैसा ले रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, ये बेच किस पर रहा है? बाजार मूल्य पर बेच रहा है। और बाजार मूल्य क्या है? 100 रुपये पर केजी। अब देखिए 100 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर ये 84 केजी को सेल करेगा तो 8400 रुपये तो इसको मिल जाएंगे बेचकर। आप कहोगे हाँ जी सर, तो देख लो ना भाई, 8400 रुपये बेचकर मिला, लगाया था इसने 6400। ठीक है, ओह सॉरी मेरे दोस्त, एक जगह पे मिस्टेक हो गई। आप कहोगे कहाँ पर मिस्टेक हो गई सर? मिस्टेक हो गई, डिस्काउंट तो उसको 10% का ही मिल रहा है। ठीक है, डोंट वरी। अब ये देखो, अगर 10% की डिस्काउंट मिल रहा है तब तो 90 रुपये पर केजी होगा, और 80 केजी खरीदेगा तो 7200 रुपये उसकी लगेगी, है ना। यानी 7200 रुपये उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो लगी है उसको 7200 रुपये और बेचकर मिला है 8400 रुपये। इसका मतलब है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 7200 की खरीदा, 8400 का बेचेगा, तो 1200 की उसकी प्रॉफिट हो गई। बटा सीपी कितना? तो ये हमारा 7200 है, और इनटू मेरे दोस्त 100। यहाँ से 20 से 20 हमारा चला गया। 16 सहित 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल, आप आराम से इसे कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं। क्यों?
चलो मेरे दोस्त आओ और काम करते भाई। अब देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखो ये क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सर वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिनमें 3 घटाने पर प्राप्त संख्याएं इन सब से डिविजिबल हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि 3 घटाऊंगा तो डिविजिबल होगी, तो अगर 3 घटाने के बाद डिविजिबल होगी, क्या मतलब हुआ इसका? तो 3 घटाने के बाद डिविजिबल होगा, इसका मतलब यह है कि डिविजिबल होने वाली अर्थात एलसीएम से 3 ज्यादा होगा। ठीक है भाई, कटने से 3 ज्यादा होगा। किससे कटने से 3 ज्यादा? तो जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो मेरे दोस्त 840 नजर आएगा, लेकिन आप भाग लगने से 3 ज्यादा चाहिए, तो 843 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे बना सकते हो, दूसरा आप कैसे बना सकते हो, 3 घटाऊं तो कटे, तो 3 घटाऊं तो कटे यानी मेरा आंसर कटने से 3 ज्यादा है, तो तुरंत आप ऑप्शन में से 3 हटा दीजिए, और ऑप्शन में से 3 हटाने के बाद जो आएगा वो कटने वाली आएगा। और अब आप चेक कर लीजिए सबसे कट रहा है, अगर कट रहा है तो यही आपका मेरे दोस्त आंसर हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप इसको देखिए, ये क्या है मित्र, ये हमसे कहा कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में हैं, यदि सबसे छोटे कोण का मान 52 हो, सार्व अंतर 8 डिग्री हो, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? अब आप यहां देख सकते हो क्या, एपी में सबसे छोटा कोण कहा गया। सबसे छोटा कोण कहने का मतलब उससे छोटा अब नहीं होगा। अगर कोई चीज एपी में हो और सबसे छोटा टर्म अगर 52 है, यानी उससे नीचे कुछ नहीं होगा, इसका मतलब वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अंतःकोण एपी में है और सबसे छोटा अंतःकोण 52 है। मेरे दोस्त और क्या कहा, कॉमन डिफरेंस हमारा 8 है, तो कॉमन डिफरेंस 8 है, तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे ना तो ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि एपी में है। सबसे छोटा 52, अगला 8 ज़्यादा होगा 60 हो जाएगा, फिर 8 ज़्यादा होगा 68 हो जाएगा, फिर 8 ज़्यादा होगा 76 हो जाएगा, फिर 8 ज़्यादा होगा मेरे दोस्त 84 हो जाएगा। यही सिलसिला चलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, ठीक है अब एक बात समझिए, कहिएगा क्या, किसी बहुभुज में अंतःकोण कितना होगा ये नहीं पता। अंतःकोण कितना होगा ये आप नहीं बता सकते, लेकिन बहिष्कोण का योगफल 360 ही होगा। तो मेरे दोस्त जरा सोचो, किसी भी शीर्ष पर एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर अंतःकोण हमारा 52 है तो बहिष्कोण हमारा 128 हो जाएगा। अंतःकोण हमारा 60 है तो बहिष्कोण 120 हो जाएगा। अंतःकोण अगर मेरा 68 है तो बहिष्कोण 112 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर अंतःकोण 8-8 बढ़ रहा है तो बहिष्कोण 8-8 घटेगा। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन एक बात याद रखना, बहिष्कोण लिखते मत चले जाना, ये भी देखना कि कहीं 360 पुर तो नहीं गया। अब आज इसी को जोड़ के देख लीजिए ना, जैसे ही इन तीनों को जोड़ेंगे 360 पुर जाएगा, और बहिष्कोण का योग तो 360 ही होता है। अगर 3 बहिष्कोण को जोड़ने से 360 हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें 3 ही भुजा है। नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 3 है। सभी लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हो गया आपका? आइए, अब मेरे दोस्त ये देख पा रहे हो 9th 10th 11th 12th एक साथ मैथ्स का अगर आप कॉम्बो ज्वाइन करना चाहते हैं, 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है, कह रहा है कि √3x - 3y बराबर 8 की प्रवणता स्लोप क्या होगी? अब सिंपल सी बात समझो, x प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। मित्र मेरे, अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना होगा तो हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस x का गुणांक और बटे मेरे दोस्त क्या, y का गुणांक। माइनस में x का गुणांक और बटे y का गुणांक। तो आइए अब देखते हैं थोड़ा सा। तो मेरे दोस्त अगर हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा,
माइनस में x का गुणांक यानी कि √3 और बटे y का गुणांक ये हमारा -3। ओके, माइनस में x का गुणांक √3 और बटे y का गुणांक ये हमारा हो जाएगा 1/√3। और आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा ही स्लोप है, तब तो टेन थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, तो बताइए सर, टेन में 1/√3 कितने डिग्री का मान हो जाएगा? तो ये हमारा टेन में 30 डिग्री का मान होगा। थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। सब लोग बना रहे हैं और बहुत अच्छा लग भी रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। ये आपसे कहा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा 5x + 3y = 6 के लंबवत और जिनके y इंटरसेप्ट -3 हो। मैं आपको एक चीज बता देता हूं। क्या मेरे दोस्त, अगर कभी भी किसी रेखा का y इंटरसेप्ट यानी c और स्लोप जो मेरे दोस्त हमारा m है, यदि हम इक्वेशन फाइंड करें तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? किसी भी लाइन का स्लोप y इंटरसेप्ट c और स्लोप अगर m है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होता है y = mx + c। तो आज देखिए आपके पास y इंटरसेप्ट मालूम है। आज मेरे दोस्त y और बराबर x प्लस y इंटरसेप्ट आपको -3 मालूम है। बस निकालना है स्लोप। अब देखिए हम स्लोप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास मेरे दोस्त हमसे कहा कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए जो 5x + 3y और बराबर 6 के लंबवत हो, यानी इस इक्वेशन के लंबवत हो और साथ ही साथ इसका y इंटरसेप्ट, ठीक है, साथ ही साथ मेरे दोस्त ध्यान देना है, इसका y इंटरसेप्ट कितना? तो इसका y इंटरसेप्ट हमारा -3 हो। ठीक, तो y इंटरसेप्ट तो आपने फाइंड कर लिया, बस अब आपको इसका स्लोप फाइंड करना है। अब देखो हम इसका स्लोप फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा करो, इसके स्लोप को आप m1 मान लो। ओके, आपको मैं एक बात बताऊं, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो क्या स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं होगा? आप कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। हालांकि आप मेरे मेरे दोस्त ध्यान से देखो, इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप बराबर क्या? माइनस में x का गुणांक 5 और बटे y का गुणांक 3 हो जाएगा। ठीक है, उसका स्लोप आपने m1 कहा है, तो लीजिए ना, m1 और इंटू m2 ये होता है -1। अब देखिए m1 तो हमें नहीं मालूम, लेकिन m2 मालूम है -5/3 और बराबर -1। माइनस माइनस चला गया, m1 बराबर होगा 3/5। तो लीजिए आपने उसका स्लोप निकाल लिया 3/5। अब आप आराम से यहाँ बैठा दीजिए 3/5। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 5y = 3x और माइनस का 15। ये 3x और -5y, 15 को इस पार लाएंगे +15, यानी 3x - 5y = 15। तो 3x - 5y = 15। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। आप सभी लोगों ने मेरे दोस्त किया होगा इसको, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक बात बताऊं, आपको अच्छा लग रहा है, काम करने में मजा आ रहा है? ठीक है, चलो मेरे दोस्त चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। अब हम 24 की ओर चलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब मेरे दोस्त बात इसकी करते हैं, ये हमारा क्या है। अब देखिए इसमें हमें दो बात कहा है। राजू धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर में 15 किलोमीटर की दूरी जाता है धारा की दिशा में, और धारा की चाल दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। हम सिर्फ इतना पढ़े ना, तो हमको इतना समझ में आ गया कि नाव की चाल तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं। अब देखिए, धारा की दिशा में बोले तो नाव प्लस धारा, यही ना। अब नाव प्लस धारा यानी ये चाल काम कर रही है। इस चाल से 150 किलोमीटर की दूरी अगर हम 7.5 घंटे में मेरे दोस्त जा रहे हैं, तो क्या हमारी स्पीड काम कर रही होगी? तो हमारा स्पीड काम कर रहा होगा 20 किलोमीटर पर आवर।
हम इसमें देख रहे हैं कि हमारी धारा है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी पक्का हमारा नाव क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, लेकिन इसके फायदे होंगे या नहीं होंगे वो तो वक्त बताएगा। अब हमें कह रहे हैं समान समय में हमें वापस लौटना है। तो समान समय में जब हम वापस लौटेंगे तो राजू को कितनी चाल से नाव चलानी होगी। तो जब आप मेरे दोस्त वापस लौटेंगे तो गए हैं धारा की दिशा में तो आएंगे धारा के विपरीत, यानी आपकी चाल काम करेगी नाव माइनस धारा। ठीक है, और आप क्या कह रहे हो, सेम डिस्टेंस, है ना, सॉरी सेम टाइम में, सेम टाइम का मतलब 7.5 घंटा पहले भी लग रहा था, 7.5 घंटा आप अभी भी लगाना चाहते हो, है ना। तो 7.5 घंटे में ही उसी दूरी को आप रिटर्न आना चाहते हो, यानी एक बार फिर से आप चाहते हो कि मेरा चाल 20 ही काम करे। तो अगर आप 20 ही चाल काम करवाना चाहते हो तो नाव को कितने की चाल से खेना होगा। तो भाई आप तो जानते हो धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव को हम कितना की चाल से खे देंगे कि समान समय में पहुंच जाएंगे, यानी 20 की स्पीड काम करेगा। तो आप ही सोचिए किस में 5 घटाएं कि 20 होगा, तो मेरे दोस्त 25 में, 25 में से आप 20 घटाएंगे और 5 घटाएंगे तो 20 होगा, यानी इस बार वापसी में राजू को 25 की स्पीड से नाव चलाना होगा। ठीक है भाई, आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हो गया हमारा 24। आइए अब हम चलते हैं 25 की ओर। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं 25 क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल शब्द के अक्षरों को विभिन्न तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं। कह रहे कि वॉवेल को इवन प्लेस पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मेरे दोस्त सबसे पहले आप देखो, आर्टिकल में 4 और 3 7 लेटर हैं। आप कहोगे हाँ सर, आर्टिकल में अगर 7 लेटर हैं तो 7 लेटर से 7 लेटर वाले ही अगर वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर से 7 लेटर वाले ही वर्ड अगर बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब रही बात क्या कि वॉवेल को इवन प्लेस पर रखना है। वॉवेल इसमें है कौन, एक हमारा ए है, एक हमारा आई है, एक हमारा ई है। ठीक है, अगर उसको इवन प्लेस पर रखना है तो मेरे दोस्त आप देखिए, इवन प्लेस का मतलब होता है दूसरा। ठीक है भाई, इवन प्लेस का मतलब क्या होता है, हमारा दूसरा, चौथा और छठा, ये हमारा इवन प्लेस है। और इस इवन प्लस पर हमें इन तीनों वॉवेल को रखना है। अब आप क्या कहोगे, सर 3 लेटर भी है और 3 इवन प्लेस भी है, यानी 3 स्थान भी है और 3 लेटर भी है, तो सजाने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। आप कहोगे हाँ। अब इसके अलावा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट है। अब 4 कॉन्सोनेंट भी है और मेरे मित्र संजोग से 4 जगह भी है, तो 4 कॉन्सोनेंट है और 4 जगह पर सजाना है, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से सजाया जाएगा। जितने लोग उतने ही स्थान, तो फैक्टोरियल है ना। अब मैंने सजा तो दिया दोस्त, लेकिन हमसे क्या कहा है, संभावना बताइए, प्रोबेबिलिटी। तो मेरे अनुकूल परिणाम ये हो गया। और रही बात टोटल परिणाम की, तो टोटल हमें 7 लेटर को सजाना था, तो हम फैक्टोरियल 7 तरीके से सजा सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होगा। रही बात फैक्टोरियल 7 की, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहां से मेरे दोस्त हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 से 24 गया और 3 दूनी 6 से 6 भी चला गया, फाइनली 1/35। तो मेरे दोस्त ये भी हमारा काम 1/35 हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। ध्यान दो मेरे दोस्त, यस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखो मेरे दोस्त, ये हमें कहता है निम्न में से कौन गलत है। अब देखो ये निम्न में से कौन गलत की बात कर रहा है, देखते हैं। पहला इंफॉर्मेशन है, कह रहे सर कौन इसमें से सत्य है। तो मेरे भाई हम यहाँ देख रहे हैं, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये तो सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या की शुरुआत ही 1 से होती है। कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मौजूद नहीं है, जानते हो, सबसे बड़ी प्राइम नेचुरल नंबर
कोई नहीं बता सकता है कि क्या होगा, इसलिए हमारा ये भी सत्य है। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, कहाँ तक जाएगी किसी को पता नहीं, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं बता सकता। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा तीनों ही सही हो गया, और जब तीनों ही सही हो गया तो कायदे से हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। सब लोग डी मार रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिस्टर आदित्य, आपको टेस्ट देना है तो मॉर्निंग में मंडे टू फ्राइडे आप 7 बजे सेंटर पे पहुंचिएगा। ठीक है, 7 बजे से आपका टेस्ट आपको मिलने लग जाता है। ठीक है, और उसी का डिस्कशन अभी होता है। आप सेट देते हैं 40 क्वेश्चन की ओएमआर से। ठीक है, ओएमआर पर आप बनाते हैं, ओएमआर को रंगते हैं, आपको रिजल्ट जाता है। अपने आप को आप इतने सारे विद्यार्थी में देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ, है ना, और फिर उसका डिस्कशन होता है। तो अगर रोज रोज आपका मूल्यांकन होता है तो इससे आप में पढ़ने की क्षमता जगती है, जिज्ञासा जगती है, आपका वजूद आपको ललकारता है, और तब आप तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, आओ मेरे दोस्त देखो ये क्या है। एक्चुअल में मेरे भाई यहाँ पर ये 108 पाई है। ठीक है, अब देखो हमसे क्या कहा है क्वेश्चन, एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मैं देता हूँ, आयतन आप बताइए। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्र क्षेत्रफल 3 पाई स्क्वायर होता है, जो 108 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से हमारा ये हो जाएगा 36। तब तो आर का मान यहाँ पर 6 आ जाएंगे। आप कहोगे हाँ सर। अब रही बात वॉल्यूम की, तो लीजिए 2/3 पाई आर क्यू, यही तो वॉल्यूम होता है। तो 2/3 हो गया, और मेरे दोस्त ये पाई, और ये 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, अब 216 क्या हो गया दोस्त, हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 3 से ये कटने वाला है, 72। 72 से काटेंगे, ये 144 पाई हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ध्यान दीजिए आप लोग। मेरे दोस्त ये 28 नंबर क्वेश्चन है, और ये हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है ये। हमें कह रहा है कि बीओसी आपका 100 डिग्री है। आप बताइए बीएससी क्या होगा। तो मेरे दोस्त ये देखो, ये हमारा सेम चाप है, और सेम चाप के द्वारा जो हमारा सेंटर पर बनता है, और उससे मेरे दोस्त हमारा आधा परिधि पर बनता है, ये 100 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 50 हो गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये था, आप लोगों ने किया इसको। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्त मेरे, ये क्या है इसको समझना, ये बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या, लॉग लॉग ए टू द बी, लॉग ए टू द बेस बी बराबर एक्स। तो याद रखिएगा, ए बराबर क्या होगा, बी की पावर एक्स, यानी जो यहाँ का बेस वही बेस बनेगा, बराबर वाली चीज पावर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम लॉग हटाएंगे ना, तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 45 बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर क्या होगा, जो यहाँ का बेस है वो बेस बनेगा, और बराबर वाली चीज इसका पावर बन जाएगा, इसी कंसेप्ट पर। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और 100 आके इधर घटेगा तो -45, और बराबर हो जाएंगे 0। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसका फैक्टर ब्रेक करेंगे ना, तो मेरे दोस्त इसको ऐसे दो टुकड़े में ब्रेक कीजिए, जिनको जोड़ने घटाने से -6 और गुणा करने से -55 आ जाए। तो -11 और +5, -11 +5 -6 भी हो जाएगा, गुणा करने से -55 भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मेरे दोस्त, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे। ठीक है भाई, और एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दोगे, तो एक से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ x का मान 11 और -5 आएगा, जो उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सर टीजीटी मैथ के लिए कौन सा बैच ले लें, अगर आप 4.0 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन पर कुरुक्षेत्र 4.0 करके बैच अवेलेबल है, कुरुक्षेत्र 4.0। ठीक है, 9 10th के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी, 9 10 6 to 8 दोनों के लिए। ओके।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब ये क्या है मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान देना। देखो ये है 200 रुपए का 2 वर्षों में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निम्न में से कौन सा है। अब ये देखिए ना, 20% की रेट है, ठीक है। 2 साल का अगर हम सीआई निकालेंगे तो 44% है ना, और 2 साल का अगर हम एसआई निकालेंगे तो 20 और 20 40% हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त हम इसका अंतर लेते हैं तो 4% आएगा। 4% किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल हमारा 200 है, प्रतिशत से 2 जीरो चला गया, 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ होगा, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सब मिलाकर आपके सामने रहता है। जैसे देखिए ना, हमें कह रहा है कि सर ये दो समीकरण आई मीन दो लाइन, इनके बीच का हमारा एंगल क्या होगा। तो ध्यान रखना कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल मांगता है, तो मेरे दोस्त हम इसे क्या कह रहे हैं, थीटा, ठीक है। और याद रखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो एंगल होते हैं वो कैसे फाइंड होगा, टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 और बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब क्या करना है दोस्त, अब हम फिर से m1 m2 हमें यहाँ से निकालना है और यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो चलो यहाँ से m1 निकालते हैं, क्या होगा, माइनस का x का गुणांक और बटे y का गुणांक, ठीक। m2 कैसे फाइंड करेंगे, माइनस का x का गुणांक और बटे मेरे दोस्त y का गुणांक, ये हमारा 1/2 हो जाएगा। आइए अब बैठाते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 और बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। अब ये देखो मेरे दोस्त हमारा टेन थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का 5/6 और नीचे देखिए 6 माइनस 1, ये भी हमारा 5/6, यानी फाइनली टेन थीटा बराबर हमारा 1 है, जो 10 में 45 डिग्री है। तो टेन थीटा बराबर 1045, तो थीटा का मान 45 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बी फाइन कर लिया है, 45 आपका हो गया है, ठीक है। आओ मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखिए ये क्या है, इसे हम कैसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करना हो तो सबसे पहले तो हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे ताकि ये रूट हट जाएगा। ये हमारा क्यूबिक रूट x है, एज इट इज रहेगा, और बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये हमारा क्यूबिक रूट x है, 5 जाकर घट जाएंगे तो 4 हो जाएगा। बोथ साइड क्यूब कर लो, ये x होगा और 4 का क्यूब हमारा 64 हो जाएगा, यानी रिजल्ट हमारा 64 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ दे दोस्त मेरे, बढ़ो। 4.0 के लिए ऑफलाइन टाइमिंग हमारा 5 बजे से 7 बजे तक है, आप आकर सेंटर पर ज्वाइन कर सकते हो। अब मेरे दोस्त इसे देखो, ये क्या है दोस्त मेरे, जीरो केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी जी, सॉरी जीरो मैं कह रहा हूँ सॉरी दोस्त, कह रहा ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी एक जीवा है। ए बी पर एक पॉइंट सी इस प्रकार है कि ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर है। जीवा का मान 16 है, ओ सी का मान 6 है, तो रेडियस क्या होगी। अब देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल का सेंटर मेरे दोस्त ओ है। हमें कहा गया एक कोड, एक जीवा, ये हमारा ए बी है, ठीक है दोस्त। एक और बात, कहा सी ए बी पर एक पॉइंट इस प्रकार कि ओ सी, ठीक है, सी एक्स ए बी पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर हो जाए, लंब हो जाए। और आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को बाइसेक्ट करती है। पूरा जीवा हमारा ए बी अगर 16 है तो 8 और 8 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओसी हमारा मेरे दोस्त 6 है। क्या हमसे मांग रहा है? हमसे वो कह रहा है कि सर बताओ ओबी का मान क्या होगा। ये 6 और ये 8 तो ये हमारा 10 हो जाएगा और यही हमारा रेडियस है 10। बहुत ही आसान है और सिंपल तरीके से मैंने आपको करा भी दिया है। जय हिंद। बेस्ट क्लास। मन ठीक नहीं है आज। ओके। हम्म। देखो दोस्त ये हमारा क्या है, आप ये देख रहे हो साइन 18 और साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। इस बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4 होता है और कॉस 36 डिग्री का मान √5 + 1/4 होता है। आप कैलकुलेट करेंगे a - b × a + b, a² - b², तो 5 और -1 हो जाएगा। नीचे 4 चौको 16, 4/16 यानी 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपको मान याद नहीं है 18 डिग्री और 36 डिग्री का तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं एक वीडियो ऐसा आपको बना के दे दूंगा एप्लीकेशन यूट्यूब पर, 18 डिग्री का मान कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मान आपको याद रखना होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप पेपर में बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। ठीक है, मैं इसका कैसे निकाला जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, वो मान आपको निकाल कर मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए मित्र मेरे, ये हमारे पास 1 है, आप देख रहे हो। इसको तो छेड़ो ही मत, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 3 प्लस ये 1 ये क्या होगा, ये हमारे पास 2 है और माइनस देखो ये ना 7/9 है। ये 9 यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्त जब 9 वहाँ पर चला जाएगा तो मैं आपसे पूछता हूँ 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया तो मेरे दोस्त ये हमारा 5 रह जाएगा और नीचे वाली 7 कहाँ चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब फिर से आप देखो 1/, ठीक 5 दिया 15, 15 और 7 कितने 22 और नीचे वाला 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस अर्थ में आपने ये देखा कि इसको सॉल्व करने के बाद 5/22 हो गया है और बराबर में मेरे दोस्त ये आपका 17/22 दिया हुआ है। आप मेरे दोस्त सॉल्व करना 22/22। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए ये हमारा 35 नंबर था। अब मेरे दोस्त हम चलते हैं 36 नंबर की ओर। देखो मैंने आपको मीडियन फाइंड करने के लिए बता दिया है और मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में मीडियन वर्ड छूट गया है, आपको मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीडियन फाइंड करने का मैंने एक क्वेश्चन मीडियन वाली शुरू में ही करा दिया है, ये क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप करके और मेरे दोस्त अपना आंसर जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। अब इसे आओ और देखते हैं कि ये हमारा क्या है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप क्या करना, या तो ऑप्शन पुट कर लो और नहीं तो मेरे दोस्त आप दो दो को बराबर करो। तीनों ही बराबर है, दो दो को बराबर कर लो। अगर आप दो दो को बराबर करोगे ना ये दोनों को, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 3x + y और -24 बराबर 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 4y और -28। 3x में 2x आके घटेगा x हो जाएगा, y में 4y के घटेगा -3y हो जाएगा और मेरे दोस्त क्या ये 24 जाके उधर प्लस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ऑप्शन पुट कर सकते हो इसमें कम से कम। देखो x का मान 2, y का मान 8 रखेंगे, कभी भी -4 नहीं आएगा, ये तो संभव नहीं है। ठीक है भाई, अब इसकी बात करते हैं, 4 और -12 ये भी नहीं आएगा। अब बात इसकी करते हैं, क्या यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा देख लो तो कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे लगता है, चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से। ओ, जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना मेरे दोस्त, यहाँ पर ये 3x और 3y होना था, तो यहाँ पर ये 3 होना था। ठीक है, जैसे आप 3 करते 3x में 2x गया तो x हो जाएगा, 3x में 4x आके 4y
3y बाई 4y के घटेगा -y, और ये आपका हो जाएगा -4। ठीक है, ये आपका होगा। तो ये रखेंगे 2 -8 -4 नहीं आएगा, 4 -4 तो 4, और -4 तो 0 होना चाहिए, -4 है, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर हम इसको सेटिस्फाई करते हैं तो मित्र मेरे 2 और -6 बिल्कुल -4 आ जाएगा। तो मेरे भाई इसके आंसर होने की संभावना है ना। बाकी आप इन दोनों को भी इक्वल करके चेक कर लेना, आपको बिल्कुल वेरीफाई कर जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ मेरे दोस्त, बाय ऑप्शन सबसे बेस्ट था ये। देखो ये हमें कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 144 मीटर है और भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 5 है, तो खेत का क्षेत्रफल इनमें से कौन होगा। अब ये देखिए दोस्त, त्रिभुजाकार खेत की भुजाओं का अनुपात दिया है। अनुपात की राशि अगर हम x मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3x, ठीक है, और ये हमारा 4x, और ये हमारा 5x। ठीक है, और खेत का परिमाप, अरे मेरे दोस्त 4, 3, 7, 5, 12, 12x परिमाप है, जो कि हमारा 144 दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 12 तिया 36 ही तो हुआ, 12 चौको 48 हो गया, और मेरे दोस्त 12 पंचे 60 हो गया। सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है मेरे दोस्त। जब 3, 4, 5 ही ट्रिपलेट है तो हम इसमें किसी भी चीज़ से गुना कर देंगे वो भी ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरे दोस्त हमारा ट्रिपलेट ही होगा, जिनमें सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज का एरिया ठीक 1/2 लंब गुने आधार, यानी 48 और इंटू मेरे दोस्त 36। तो आइए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 18, 18, और मेरे दोस्त 18, 8, 144, और 18 चौके 72, 72 और 14 86 हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, ये हमसे कह रहा है कि सर वृत्त की परिधि 60 सेमी है, तो 60 डिग्री वाले चाप की लंबाई क्या होगा। मैं एक आपको बात बताऊं, होगे वो क्या जानते हो, 360 डिग्री एंगल वाला जो चाप होता है ना, वो वृत्त की परिधि ही होता है। क्यों, क्योंकि चारों तरफ जब घूमते हैं तभी तो 360 डिग्री के कोण बनते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर, तो 360 डिग्री वाले चाप की लंबाई 2πr यानी परिधि, तो 360 डिग्री वाले चाप की लंबाई परिधि के बराबर होता है। ठीक है, और यही जो परिधि आपको दिया हुआ है वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको कितने डिग्री के कोण के चाप की लंबाई चाहिए, तो आपको मेरे दोस्त उस चाप की लंबाई चाहिए, आपको मेरे दोस्त 60 डिग्री वाले चाप की लंबाई, इस एल का मान चाहिए। ठीक है, तो लीजिए 60 डिग्री वाले चाप की लंबाई निकालोगे, 360 डिग्री के लिए इतना, तो 60 डिग्री के लिए कितना, देख लो इधर, इधर 6 से भाग हो गया है, आप इधर भी 6 से भाग दे दो, 10 आ जाएगा, 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी बहुत लोग बहुत तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है, और फाइंड करते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको परिधि से आर निकालेंगे, फिर चाप की लंबाई निकालेंगे, बहुत तरह की बातें हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा, अब कुछ लोग यहाँ पर इसको बनाते समय क्या करेंगे, लिखेंगे परिधि 2πr बराबर 60, आर निकालेंगे यहाँ से 60/2π, है ना। फिर चाप की लंबाई चाहिए 60 डिग्री वाला, चाप की लंबाई होगा θ/360, 2πr, आर का मान यहाँ से डालेंगे 60/2π, 2π से 2π गया, 60 से 6 बार में, 6 से 10 बार में, तो यहाँ से ये चाप की लंबाई बताएंगे 10। इतनी मेहनत करेंगे, ठीक है, उतना लॉन्ग नहीं करना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। और मेरे दोस्त आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्या है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, डॉट 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 n का क्यू, हमें कह रहा है इनका योगफल क्या होगा। तो मेरे दोस्त इनका योगफल हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल क्या होता है, n × n + 1/2 का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा। अगर हमारा
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, ये मेरे दोस्त हमारा n स्क्वायर है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, तो आप देखोगे ये n इंटू एन प्लस वन, और मेरे दोस्त ये 2n प्लस वन, और बाय में कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, ये है n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। ओके, तो चलिए मेरे दोस्त आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हमारे परम मित्र सुमन सर की तबीयत अचानक से अभी खराब हुई है, और कुछ ही देर पहले मुझे सूचना आई थी उसकी, तो मैं आपको बता देता हूँ। आज थोड़ा आपको टाइम मिल गया है, आज आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, ऐसे तो मंडे टू फ्राइडे हम आपको 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं, लेकिन आज थोड़ा सा आपको रिवीजन करने का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि सुबह में टेस्ट है। रिवीजन वगैरह करके आप लोग टेस्ट दीजिए। पटना में हैं तो ऑफलाइन सेंटर पर आकर, और पटना में नहीं है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप टेस्ट दे सकते हैं। सैटरडे संडे फुल लेंथ टेस्ट होती है, तो उसका डिस्कशन रात में होगा। मंडे टू फ्राइडे ये 40 क्वेश्चन और प्लस आपका बुक। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट।